वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास डिफरेंस क्या होता है, इसमें जस्ट मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है हमारे पास, ठीक है। फिर उसने मोमेंटम बोला हुआ है, मोमेंटम किसके लिए होता है, मोमेंटम का एक ही मास का क्वेश्चन है, तो हम लोग कह देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी और प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, दोनों केस में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं दूसरी डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ कि इट ऑल्सो कम्स इन हैंडी, कि जब हम मोमेंटम के बारे में बात करते हैं तो दोनों वेज में आप लोग उसको डिफाइन कर सको। नेक्स्ट पार्ट है, उसने कहा यार टेस्ट कार क्रैशेस इनटू अ बैरियर टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ समथिंग, sorry, safety feature. The test card has a mass of 950 किलोग्राम. It is moving with constant velocity. और टाइम उसने हमें दिया हुआ है, उसने हमें मास दिया हुआ है, उसने हमें टाइम दिया हुआ है, एंड फिर उसने बोला हुआ है हमें कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, उसने हमें फोर्स भी दी हुई है। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल्स टू mn। चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी माइनस एम यू ओवर टी। टाइम उसने हमें 4 सेकेंड्स दिया हुआ है, ये देख लो, ठीक है। और मास उसने हमें ये दिया हुआ है, अगर हम इसको रीअरेंज करें, और वेलोसिटी उसने हमें, सॉरी, फोर्स हमें उसने 27,000 दी हुई है, तो हम क्या पुट करेंगे, 27,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ कांटेक्ट, हमारे पास क्या है, कोई टाइम उसने दिया है हमें यहाँ पे, अच्छा 1.5 दिया हुआ है, टाइम इज 1.5। अगर यहां से मैं मास को कॉमन ले लूं तो डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी वैसे ही 0 हो जाएगी, क्योंकि क्रैश के बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 43 मीटर्स पर सेकेंड। डू वी अंडरस्टैंड? यस। एफ क्रॉस टी किसका फॉर्मूला होता है, इम्पल्स का, और इम्पल्स जो होता है इट्स ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू, तो दोनों केसेस में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसने बोला है स्केच अ स्पीड टाइम ग्राफ टू द मोशन। अब उसने स्टार्ट में हमें बता दिया था कि इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, तो 0 to 4 सेकेंड अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो हमने कैसे ग्राफ बनाना था यहाँ, एंड देन इट डीसेलरेट्स और 1.5 सेकेंड्स लगाती है, विच मीन्स 5.5 सेकेंड्स पे आके उसने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला है, अच्छा हुक्स लॉ को यहाँ पे डिस्कस करना था, एफ इज टू के एक्स होता है हुक्स लॉ का फॉर्मूला। हमें जो हुक्स लॉ का ग्राफ है वो बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, फोर्स एंड एक्सटेंशन, ये चाहिए होता है, ठीक है। तो उसने हमें यहाँ पे कहा है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट विच इज के किसके इक्वल होता है, एफ ओवर एक्स के। द apparatus you need details how you take the measurement and how to calculate it। अब क्लियरली हम लोगों को, हम लोग क्या करेंगे, हम एक स्प्रिंग लेंगे, उसकी इनिशियल लेंथ को मेजर कर लेंगे, ठीक है, विच विल बी एल नॉट। फिर हम उस पर क्या करेंगे, वेट हैंग करेंगे। अब जब वेट हैंग करेंगे तो जो इंक्रीज इन लेंथ होगी वो मेजर कर लेंगे, उसको हम कह देते हैं एल। फिर हम क्या पूरेंगे, एक्सटेंशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, यहां से हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएगी। फिर हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, प्रोसेस जस्ट रिपीट लिख रहा हूँ, रिपीट दिस प्रोसेस लिखना था, ठीक है। एंड फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन को हम लोग मेजर करते रहेंगे, और फिर हम एक ग्राफ बना लेंगे। फिर ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा दैट इज इक्वल्स टू द स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। यस। नेक्स्ट, पूरे 4 मार्क्स गेन करने हैं, हर एक पॉइंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, तभी मैंने तो सिर्फ आपको पॉइंटर्स दिए हैं यहाँ पे। फिर उसने कहा है फिगर 2.1 shows a baby in a baby bouncer. The baby bouncer consists of a holder suspended from a spring. The baby pushes his feet on the ground and bounces gently up and down. Two springs Q and R are tested to determine their spring constant. Each spring is tested upon its limit of proportion. Define limit of proportionality. कैसे define करते हैं, the maximum, Heat content of नहीं, the नहीं maximum force नहीं an object, the maximum maximum force stress the the material spring can withstand। can withstand without permanent change in shape, okay।
तो इसका वो लिख सकते हैं कि वो था नहीं कि जहाँ पे एक्सटेंशन और लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बट उसने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पूछा हुआ ना, तो हम वही बताएंगे ना, द मैक्सिमम फोर्स एन एन ऑब्जेक्ट विद कैन एंड्योर विदाउट परमानेंट चेंज इन शेप। और हाँ, वो वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि वेर फोर्स एंड एक्सटेंशन जहां तक प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है उस पॉइंट, लेकिन एक प्रॉपर जो uh, उसको एक्सप्लेन करेगा तो वो तो वही सेक्शन कर रहा होगा ना हमारे पास। ठीक है। फिर उसने कहा था टेबल 2.1 shows the result of the test given, the total weight of the baby and the holder is 120, calculate the extension of each spring for this weight। हमें extension for Q कैलकुलेट करना है, extension for R कैलकुलेट करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट उसने दोनों दे दिए हुए हैं। टोटल वेट उसने हमें दे दिया हुआ है, F इज इक्वल्स टू के एक्स होता है हमारे पास। तो के उसने हमें दिया हुआ है, इंडिविजुअल्स के लिए वेट उसने हमें ही दिया हुआ है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, डिवाइड होंगे। डिवाइड कर। तो 120 डिवाइडेड बाय 7.8 एंड 120 डिवाइडेड बाय 1.1, देखो क्या आंसर्स आ रहे हैं इफ एनीवन हैज द कैलकुलेटर। 15.38 और 109.09। 15.38 एंड 109.09। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ना साथ में 10⁻⁻² भी लगाना है, क्योंकि देखो ये न्यूटन पर सेंटीमीटर में हमें फोर्स चाहिए। एक्सटेंशन एक्सटेंशन चाहिए तो वो सेंटीमीटर में ही होगी। हाँ ठीक है, 15 सेंटीमीटर ठीक है। नहीं नहीं, रहने दो, कुछ नहीं करना, बस ये सेंटीमीटर में आ रहा है। ये 109 ही आ रहा है पक्का, या 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है? नहीं, 109.09। ठीक, तो इसको हम 110 कर लेंगे और इसको 15 कर लेंगे। अगले पार्ट में उसने हमसे पूछा हुआ है, द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ ईच स्प्रिंग इज 25, एक्सचेंज में विच स्प्रिंग वुड बी मोर सुटेबल फॉर द बेबी बाउंसर। ठीक है, तो अब उसने अनस्ट्रेच्ड लेंथ दे दी हुई है। हम लोग जो है हमें पता है कि के एंड एक्स का क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स होता है। हमें बाउंसिंग क्या चाहिए, कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? कम। ठीक है, सो किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है? क्यू का स्प्रिंग बी। कांस्टेंट ज्यादा है, विच मीन्स वो ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा, विच वुड बी सेफ फॉर द बेबी। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट देखो, हेयर द स्प्रिंग कांस्टेंट इज लेस, विच मीन्स मोर एक्सटेंशन होगी यहाँ पे, यानी स्प्रिंग बहुत इजीली क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। यहाँ पे क्या होगी, लेस एक्सटेंशन होगी हमारे पास। ओके। यस। के एक्सप्लेन व्हाई द शॉवर बैग्स इज पेंटेड ब्लैक। हम किसी भी चीज को ब्लैक पेंट क्यों करते हैं? सो दैट गुड एब्जॉर्बर absorbs ऑफ हीट। द हीट प्रॉपरली। तो इस बस हम यही रीजन देंगे, cause ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड एमिटर, दैट इज वाई हमने उसको जो है ब्लैक पेंट किया। फिर उसने क्या एक्सप्लेन, डिसएडवांटेज ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन बीइंग द ओनली सोर्स टू हीट द वाटर, बिकॉज ये अनरिलायबल होता है, इट डजंट वर्क एट नाइट, और जब क्लाउडी डे होता है तो एनर्जी, सन यस। एनर्जी जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। फिर है सोलर एनर्जी इज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, तो स्टेट अदर नॉन रीन्यूएबल, सॉरी, रीन्यूएबल एनर्जी। विंड एंड हाइड्रो तो एनर्जी। विन आ जाएगा यहाँ पे, टाइडल एनर्जी आ सकती है, वेव आ सकती है हमारे पास, और कौन सी आ सकती है, जियोथर्मल आ सकती है, और बस ये काफी है। आई विश यहाँ पे कोई ऐसी ऑप्शन होती कि मैं बोल रहा होता और वो उसको टाइप कर देता। फिर during the sun shines on a shower bag and some of the energy and radiation from the sun transfers to the thermal energy stores of the water. 60% of the energy is incident on the bag. The temperature of the water rises to this factor. The mass of the water in the bag is 40 kilogram. Calculate the energy incident on the wall. सबसे पहले हमने E is equals to mc डेल्टा थीटा लगा के एनर्जी निकाल लेनी है, फिर एनर्जी को डिवाइडेड बाय 60%, क्योंकि
एनर्जी का 60% लेना होता तो मैं मल्टीप्लाई कर देता, मुझे ओरिजिनल एनर्जी चाहिए तो मैं उसको डिवाइड बाय 60% कर देता। अब डाटा देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या कुछ है। टेम्परेचर डिफरेंस तो हमारे पास आ गया 33। मास कितना है हमारे पास? इज देयर एनी मास प्रेजेंट? ये रहा 40 किलोग्राम, सर्कल भी किया हुआ फिर भूल गया। एम सी उसने हमें दिया हुआ 4200 और टेम्परेचर डिफरेंसेस 33 बनता है ना। निकालो ये कितना बन रहा है। हम करें, कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। ये आ रहा है 5.5 into 10 raised to power 6। अब मैंने इसको डिवाइड बाय क्या करना था? 60%, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? ओरिजिनल एनर्जी चाहिए। तो इससे आंसर आ जाएगा 9.2 into 10 raised to power 6 जूल्स। डू वी अंडरस्टैंड हमने 60 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि उसने कहा सिर्फ 60% एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, मुझे ओरिजिनल एनर्जी चाहिए। ठीक है। यस। कैन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? फिर उसने yes, कहा है स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करें। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अनचेंज्ड। एंड same, स्पीड एंड वेवलेंथ क्या होती है? decrease, डिक्रीज, क्योंकि जब वो एयर से ग्लास में एंटर होती है तो वैल्यूज क्या होती हैं? डिक्रीज। फिर उसने कहा है शो करें कि वो आ रहा है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन आई ओवर साइन आर। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 45 और आर की वैल्यू क्या है? 30। डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास साइन 45 ओवर साइन 30। तो उसने क्रिटिकल एंगल फॉर द वो, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? सी। तो वो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/1.4, क्योंकि मुझे पता है उसका, उसने बताया वो ऊपर के वो उसकी वो वैल्यू बननी है। ठीक है। नेक्स्ट उसने ऑप्टिकल फाइबर की वो उसको कहा हुआ था। अब आपको मैंने बोला कि वो जहां जाके हिट करेगा आपने उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कंटिन्यू कर देना। आई गेस दो ही रिफ्लेक्शंस होंगी मैक्सिमम, क्योंकि वो बिगर एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर के टू यूजेस क्या होते हैं? एंडोस्कोपी हमने पढ़ा हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है, शाबाश। फिर नेक्स्ट sir, क्वेश्चन है, I उसने कहा thought, है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें इसके ऊपर। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ बनेंगी? इनवर्ड्स। पॉजिटिव होता तो कहाँ बनती? आउटवर्ड्स। तो उसने ये 2 मार्क्स आ गए। फिर उसने कहा है स्टेटेड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द नेगेटिवली चार्ज एट एक्स। तो अगर ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो फोर्स कहाँ पे लगेगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। ठीक हो गया। फिर उसने कहा नेगेटिवली चार्ज particle at x is released from rest. Describe the motion of the small negatively charged particles of electric field around the sphere S। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव करेगा? बताएं। हमने ऊपर बात तो कर ली ना, तो हम कहेंगे इट वुड एक्सेलरेट अवे फ्रॉम द स्फीयर ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स। डू वी अंडरस्टैंड? क्योंकि लाइक चार्जेस ने रिपेल करना था ना, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो बिगर है, तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स भी होगी यहाँ पे कोई ना कोई, जिसकी वजह से ये चार्ज क्या करेगा? अवे तो मूव करेगा बट एट द सेम टाइम एक्सेलरेट भी करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ पे। ओके। यस।
देन है हमारे पास एक्सप्लेन व्हाई द पेंट पार्टिकल स्प्रेड आउट व्हेन द नोजल। तो हमने ये पढ़ा भी हुआ है कार पेंटिंग के अंदर, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर वो है तो इवनली स्प्रेड होगा थ्रू आउट द स्फीयर। ठीक है, अब दोबारा सुन लो। ये हमारे पास जो है नोजल पे पॉजिटिव चार्ज है, स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज है, तो इवनली स्प्रेड करेगा उसके ऊपर। द स्फेयर कैन बी पेंटेड बाय हैंड यूजिंग अ पेंट ब्रश, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज इसके अंदर। और बल्कि सॉरी, लेट मी एक्सप्लेन पेंट पार्टिकल स्प्रेड आउट उसने बोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना हमने। हमने यहाँ पे कहना है क्योंकि चार्जेस के ऊपर सेम नेचर ऑफ चार्ज की वजह से ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दैट इज व्हाई इट्स स्प्रेड लाइक दिस। उसने पूछा स्प्रेड क्यों कर रहा है, क्योंकि नोजल से जब चार्जेस निकलेंगे सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो रिपेल करेंगे, इस वजह से वो क्या करें, स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, अब एडवांटेज इसका क्या है। एडवांटेज हमारे पास अभी भी हमने डिस्कस किया कि इवन, evenly spread out. हाँ इवन कोटिंग ऑफ पेंट, सिंस स्फेयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और पेंट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर और वो इवन स्प्रेड हो जाएगा थ्रू आउट उसके ऊपर। फिर उसने हमसे पूछा हुआ है car windscreen is covered in condensation. The thermal energy is used to remove the droplets. Thermal energy is provided by three resistors on the windscreen. Show the possible circuit. The three resistors are identical. ये सीरीज में लगा हुआ है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। Describe the advantages of using circuit B. पहला एडवांटेज क्या होगा, each resistor will get the same voltage या सेम एनर्जी, क्योंकि वोल्ट पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम। सेकंड क्या है कि इफ वन स्टॉप वर्किंग रेस्ट विल कीप वर्किंग, रेस्ट विल Yes. कीप ऑन वर्किंग। अगला है डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वाटर पार्टिकल्स द प्रोसेस बाय विच द पार्टिकल ड्रॉप्स रिमूव फ्रॉम द वो। तो हम इवेपोरेशन का पूरा केस डिस्कस कर देंगे। सो इवेपोरेशन की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स, द पार्टिकल्स दैट हैज द इनफ एनर्जी would gain the particles with the enough kinetic energy would leave the circuit due to the process of evaporation बस। so high kinetic energy particle would leave the surface of the windscreen और फिर वो evaporate हो जाएंगे, तो वाटर भी वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर उसने कहा करंट इन द रेजिस्टेंस क्यू। तो अब यहाँ पे हमें पता है वोल्टेज कितनी आ रही है 12 और रेजिस्टेंस कितनी है 70, तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है वी ओवर आर। सो 12 डिवाइडेड बाय 70 वुड गिव मी 0.17 एम्पेयर। उसने कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रिकली व्हेन द करंट इन B1 इज प्रेजेंट इन द रेजिस्टर Q फॉर 5 मिनट्स। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, VIT। V क्या है 12, I क्या है मेरे पास 0.17 और टाइम कितना है 5 × 60। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 610। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हेयर। Yes, sir. अब एनर्जी स्टोर बैटरी में कौन सी होती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास। फिर उसने कहा टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। हमारे पास दोनों क्या है, 1/90 प्लस 1/70 कर देंगे, तो ये 70 प्लस 90/90 × 70, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, विल गेट 39। क्योंकि 39 इंडिविजुअल रेजिस्टर से स्मॉलर है, दैट मीन्स कि मेरा आंसर करेक्ट ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो टोटल रेजिस्टेंस निकलती है पैरेलल में वो इंडिविजुअल रेजिस्टर से क्या होती है, स्मॉल होती है। तो 60 और 90 दोनों से स्मॉलर है, इट मीन्स माय आंसर इज करेक्ट।
अब उसने कहा है नेक्स्ट पार्ट में पिवट, हमारे पास हमने वेट की वजह से मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो वेट की वैल्यू कितनी है 60 और मोमेंट आर्म कितना है 1.7, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 इंटू 1.7 इज गिविंग व्हाट, 100 न्यूटन मीटर, राउंड ऑफ करके, ठीक है। फिर कहा था वुडन वेरियर आर्म इज इन इक्विलिब्रियम, द मास ऑफ द सॉफ्ट आयरन बार इज 23 किलोग्राम्स, कैलकुलेट डिस्टेंस डी बिटवीन द पिवट, हमें ये डी कैलकुलेट करना है। एम बस हमें दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, F1 D1 इज इक्वल्स टू F2 D2। F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 60, 60 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू डी। 23 को 9.8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे वेट बनाना था उसको। ओके, जी। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हियर? Yes. Yes. So this is giving me 0.44 मीटर। फिर उसने कहा है shows a coil attached to the power supply placed to the wall. Can you explain what happens to the wooden bar arm when the switch in the coil in the circuit is closed? तो जब इसमें सर्किट क्लोज होगा तो आयरन बार उसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वुडन बार ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वुडन बार क्या करेगी, इट वुड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, एंड क्यों, क्योंकि जब स्विच क्लोज करेंगे, स्विच क्लोज करने की वजह से इसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आयरन कोर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जब ये आयरन को डाउनवर्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा अप। ओके, फिर उसने कहा स्विच इज ओपन एंड ऑपरेटर डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल एंड द स्विच इज क्लोज्ड, स्टेट एंड एक्सप्लेन। अब ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को लेस कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी लेस हो जाएगी, ये स्लोली मूव करेगा इसकी वजह से, ये जो है ये भी क्या करेगा, स्लोली मूव करेगा अपवर्ड्स। ओके, डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हियर? Yes, sir. फिर उसने Yes. बोला स्टूडेंट सजेस्ट दैट सॉफ्ट आयरन बार इज रिप्लेस बाय अ स्टील बार, एक्सप्लेन व्हाई स्टील बार इज लेस इफेक्टिव। क्योंकि हमें पता है स्टील क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, और इवन वोल्टेज के ऑफ करने के बाद भी वो अपनी मैग्नेटिज्म को रिटेन करेगा, तो डोर वुड नॉट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, इस वजह से स्टील वुड नॉट बी द राइट ऑप्शन टू यूज। अब उसने कहा फिशन एंड फ्यूजन में डिफरेंस बताएं। फिशन में क्या होता है, ब्रेकिंग, और फ्यूजन में क्या होता है, कंबाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे उसने कहा बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन्स एंड 5 न्यूट्रॉन्स हैं, विच मीन्स का न्यूक्लियन नंबर क्या होगा 10 और इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा 5। और लिथियम हमने बनाना है, तो 10 यहाँ अल्फा पार्टिकल 4 और 2 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 10 + 1 11 होता है, और यहाँ से 5 आ जाएगा। फिर उसने कहा है द अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रॉयज द कैंसर सेल, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई अल्फा पार्टिकल्स आर मोर सूटेबल देन गामा रेडिएशंस फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन कैंसर। क्योंकि गामा रेडिएशंस मोर पेनिट्रेटिव होती हैं, इस वजह से इट वुड रीच टू दोज एरियाज जहां पे उनकी जरूरत नहीं भी होगी, वेरएज अल्फा पार्टिकल्स एक सर्टेन एरिया को ही लोकेट कर सकते हैं, इस वजह से अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे क्या होंगे, सेफ होंगे हमारे पास। ओके